हाय एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एमएलटी लर्नर्स। आज के इस लेक्चर के थ्रू हम हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है, सबसे पहले तो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट के टाइप्स देखेंगे, फिर पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, और फिर जो डिफरेंट एक्ट्स गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन के लिए जारी करे थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, टुगेदर दे मेक इन्वायरमेंट। साथ में वो क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट। जैसे हम इन शॉर्ट इसको कह सकते हैं इन्वायरमेंट इक्वल्स टू लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। ठीक है, और उसकी स्टडीज को हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका अबायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज बायोटिक इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फिर अबायोटिक इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे, इन्वायरमेंट वेयर ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं। ठीक है, अब बायोटिक इन्वायरमेंट के एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऑल फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का क्या मतलब है, देखो, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फौना का मतलब होता है एनिमल्स। तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही लिविंग है, तो ये जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसे हम बायोटिक एनवायरमेंट बोलते हैं। अबायोटिक एनवायरमेंट क्या होता है, जिसमें सारे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रॉक, मिनरल हो गया, सैंड, विंड, ह्यूमिडिटी, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। देखो, बायोटिक एनवायरनमेंट जो होता है, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन अबायोटिक एनवायरनमेंट। वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, अबायोटिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, अपने सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, दोनों ही चीज के लिए ये अबायोटिक एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और जो अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है, अबायोटिक एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो जो आपका अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है उसको बायोटिक एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बनता है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो बायोटिक है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अबायोटिक एनवायरनमेंट में से हम वाटर का और सनलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सी, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो वाटर अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फ्लूइड इनटेक नहीं करेंगे तो आगे की साइकिल नहीं होगी। ठीक है, प्रॉपरली मैकेनिज्म चीजों का नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर को कुछ फर्क पड़ेगा क्या प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं पड़ेगा, है ना। सेम गोज फॉर सनलाइट, सनलाइट प्रॉपरली आ रही है उसको कोई फर्क नहीं है प्लांट्स एनिमल उसको यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लांट्स अगर सनलाइट को यूज नहीं करेंगे तो वो ग्रीन प्लांट्स है फॉर एग्जाम्पल, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर असर पड़ रहा है ना। और अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस या जो भी दूसरे एनिमल्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या उनके लिए प्लांट्स उनका फूड है, तो अगर प्लांट्स खुद का खाना नहीं बनाएंगे, वो खुद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो एनिमल्स कैसे सर्वाइव करेंगे फिर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे वो डिपेंडेंट रहते हैं और कैसे नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक है, देखो, पॉल्यूशन क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर पार्टिकल्स रिलीजिंग इन दी एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स जो आपके इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाए, ठीक है, उसके बाद में कॉजिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ
इन्वायरमेंट। ठीक है, इफेक्ट को हटा के हम इसको बैड इम्पैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है उसे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो बाय द वे पॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों पे ही उसका बुरा असर पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स बेसिकली ये हार्मफुल सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स होते हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स कॉजेस पोल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स की वजह से पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे फर्स्ट है आपका एयर पोल्यूशन, दूसरा है आपका सॉइल पोल्यूशन, थर्ड है आपका नॉइस पोल्यूशन, फोर्थ है आपका वाटर पोल्यूशन। अभी सिर्फ हम जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आगे जाके हम इनकी सेपरेट क्लासेस लेंगे पूरी प्रॉपरली, हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स है जिनकी वजह से आपकी एयर में पॉल्यूशन फैल रहा है, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक निकल रहा है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को आप बर्न कर रहे हो उनकी वजह से, ठीक है, पेट्रोल वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से। उसके बाद में इंडस्ट्रीज में जो स्मोक वगैरह निकल रहा है, कुछ भी केमिकल चीज़ें बन रही है तो उसमें से धुआं वगैरह निकल रहा है, तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से। ठीक है, व्हीकल्स में से जो पॉल्यूशन का एमिशन होता है, मतलब व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है उनकी वजह से। तो ये कुछ बेसिक रीजंस है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एयर पॉल्यूशन में, मतलब ये कुछ ऐसे रीजंस है जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट जिनकी वजह से सॉइल पे बैड इंपैक्ट पड़े तो उसको सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन कैसे पड़ सकता है, जैसे आपने कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, आपने नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को आपने सॉइल में डंप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक को आप सॉइल में डंप कर दोगे तो उस जगह की मिट्टी जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, आपने ओवर इरिगेशन सिस्टम दे दिया, मतलब जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज है तो वो हानिकारक ही होती है, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो, चाहे प्लांट्स के लिए हो, चाहे सॉइल के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। जरूरत से ज्यादा अगर हम सॉइल को पानी देंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स दे दी, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड्स दे दी, उस कंडीशन में भी आपका सॉइल खराब हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रीजंस है कि आपका सॉइल पॉल्यूशन कैसे खराब हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, बेसिकली सॉइल कैसे खराब हो रहा है। फिर बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की। तो नॉइज की वजह से जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी इवेंट्स हो गए, कुछ भी इवेंट्स एंड फंक्शंस में जो भी आवाजें होती हैं उनकी वजह से। ठीक है, और बेसिकली लोग जो हॉर्न वगैरह बजाते हैं उनकी वजह से, तो उस सब की वजह से नॉइज पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, एक जनरल चीज बताती हूँ, 85 डेसिबल्स, ठीक है, 85 डेसिबल इंटेंसिटी से अगर ज्यादा का नॉइस है तो फिर वो नॉइस पोल्यूशन के अंदर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। ठीक है, अगर वाटर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, पार्टिकल्स, उनका अमाउंट बढ़ जाएगा तो उससे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कोई भी इंडस्ट्रीज में से कोई वेस्ट है वो डायरेक्टली पानी वाटर बॉडीज में आ रहा है, उनकी वजह से। पेस्टिसाइड्स का अमाउंट और फर्टिलाइजर्स का अमाउंट अगर आपके क्रॉप्स में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो एक टाइम पे पानी के साथ बह के अगर वो वाटर बॉडीज के अंदर आ रहा है, तो वाटर बॉडीज के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे उन न्यूट्रिशन की, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की वजह से एल्गी वगैरह की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि जो एल्गी वगैरह की एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी तो एल्गी क्या करती है, सरफेस पे आ जाती है। सरफेस पे आने के बाद जो भी वाटर बॉडीज के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन वगैरह जो होती है, तो गैसेस को वो क्या एल्गी क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है। कंज्यूम करने की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। भाई पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो तो एल्गी ने ले ली ना, तो वो खुद बेचारे क्या लेंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ये आगे एक टॉपिक आएगा पूरा, उसमें हम स्पेसिफिकली यूट्रिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। मैं लिख के बताती हूँ आपको।
आगे के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन जैसे इन चीजों की वजह से बढ़ता है, ठीक है। तो ये जनरली 4 टाइप के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। आगे की जब हम लेक्चर्स लेंगे तो उसमें उसकी डीप स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवर्स अफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, कि जो पॉल्यूशन है उसके उसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या पड़ रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम हेल्थ इशू की, कि पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ पे इशू पड़ रहा है। कैसे? पॉल्यूशन कैन अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, पॉल्यूशन से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा धुआं वगैरह है तो खांसी वगैरह आएगी, कफिंग होगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। हार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। हार्ट पे कैसे पड़ेगा? बहुत ज्यादा पोल्यूशन में अगर आप रह रहे हो तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो, जैसे अगर ये शेप है उसकी, तो वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, नैरो हो जाएगी, ठीक है। आपकी हार्ट रेट पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। ज्यादा ही पोल्यूशन में रहने की वजह से आपको स्किन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उससे स्किन कैंसर हो सकता है। आइस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आइस में इरिटेशन होने लग जाएगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ जनरल हेल्थ इश्यूज है जो पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। फिर बात करते हैं क्लाइमेटिकल चेंजेस। भाई क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट में भी तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो क्या पड़ रहा है? इंक्रीज रेट ऑफ पॉल्यूशन लीड्स टू क्लाइमेटिकल चेंजेस। पॉल्यूशन का रेट बढ़ रहा है तो उससे क्लाइमेटिकल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का डिप्लीट हो जाना, ठीक है, डैमेज हो जाना, एसिड रेन होना, ये सब। अब ये चीजें भी क्या होती है, आगे की क्लासेस में हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना देखो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम वाटर कंटामिनेशन की, कि वाटर बॉडीज भी पॉल्यूशन की वजह से कंटामिनेट हो रही है, ठीक है। देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्कार्डेड इन द वाटर बॉडीज, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है जो वाटर बॉडीज में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उससे दैट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, जिससे फिर एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मफुल गैसेस प्रोडक्शन। देखो, पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे आप बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप जब बर्न कर रहे होते हो, एंड स्मोक एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में से स्मोक वगैरह निकल रहा है, दैट कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस। उनकी वजह से हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, CO2 वगैरह वगैरह, जो ह्यूमन हेल्थ पे इनका बुरा असर है, ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का कंटामिनेशन हो जाना। लैंड फिलिंग कैन अफेक्ट सॉइल्स अपर लेयर विच में अफेक्ट प्लांट लाइफ, एंड लैंडफिल कैन पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। अगर हम सॉइल के अंदर किसी भी तरह का गार्बेज वगैरह है उसको डंप कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो उस पर्टिकुलर मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और वही सॉइल, उस सॉइल के खराब होने की वजह से जो सॉइल की अपर लेयर है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, जिससे प्लांट लाइफ अफेक्ट होती है। और लैंड फिलिंग में जब अपन गड्ढा खोद के उसमें कचरा डालते हैं तो एक हद तक जाके वो जो आपका ग्राउंड वाटर होता है उसको भी, गलती से मान लो जो ये गड्ढा है बहुत नीचे तक डंप हो गया और ये कचरा वहां तक चला गया और ग्राउंड वाटर से टच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर भी तो उससे गंदा हो रहा है ना, तो इससे ग्राउंड वाटर भी आपका पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, उसमें पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स की। जब ये चीजें हो रही है तो इसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहला है इसका रिड्यूस बर्निंग। आप बर्निंग वगैरह को रिड्यूस करो। कैसे? अवॉइड बर्निंग प्लास्टिक। जब आप प्लास्टिक को बर्न करते हो या किसी भी तरीके की पॉलिथीन वगैरह हो गई या ना सूखे पेड़ के पत्ते हो गए, उनकी वजह से आप देखना बहुत ज्यादा स्मोक जनरेट होता है, ठीक है। लोग अपने घर के बाहर होता है पत्ते इकट्ठे करके उसको जला देते हैं, ठीक है, बट उससे कितना बुरा असर पड़ रहा है, पोल्यूशन में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है आप देखते हो। तो इसलिए प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए। दूसरा, एनी टाइप ऑफ गार्बेज इन द इन्वायरमेंट, साथ ही साथ में किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा हो आपको उसको इन्वायरमेंट में नहीं जलाना चाहिए। दूसरा बात करते हैं सीवेज डिस्चार्ज की। डू नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ वेस्ट डायरेक्ट इनटू द वॉशरूम, वाटर बॉडी, सिंक एक्सेट्रा। किसी भी तरीके का वेस्ट है आप डायरेक्ट उसको वाटर बॉडीज में मत डालो, वॉशरूम के अंदर मत डालो, वॉशरूम में जो भी आपका सीवेज सिस्टम से कनेक्टेड लाइंस है उसमें डायरेक्ट कुछ मत फेंको, ठीक है। सिंक वगैरह होता है उसमें भी कोई भी कचरा अगर आपके खाने में से निकल रहा है, जैसे मान लो छोटे मोटे कोई बीज हो गए या कोई कुछ भी ऐसा चीज हो गई, सब्जी वगैरह हो गई या ऑयल स्पिलिंग वगैरह है, वो सब आप मत डालो, क्योंकि वो सीवेज सिस्टम में जाएगा आगे जाके और वहां पे उसको कंटामिनेट करेगा, ठीक है। तो वाटर बॉडीज हो गई, जनरली वाटर, लेक्स, रिवर, इन सब में डायरेक्ट कचरा वगैरह आप मत फेंक, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉइस रिडक्शन। आवाज जो शोर वगैरह उसको कम करो। अवॉइड द यूज ऑफ हॉर्न व्हेन नॉट रिक्वायर्ड।
जबरदस्ती आजकल आप लोग देखते हो सड़कों पे जब रिक्वायरमेंट नहीं होती लोग फिर भी हॉर्न बजाते चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड रिड्यूस द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर का यूज भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, इससे फिर क्या होता है आगे जाके नॉइस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोल मेजर की, विच इज रिड्यूस ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइव ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, आप तभी ड्राइविंग करो जब उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, अदरवाइज आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। इससे क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह यूज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का यूज हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं इसी के साथ साथ व्हीकल्स में से एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन उसमें से निकल रहा है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन होगा उसकी वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट ट्रीज। इन चीजों को बचाने के लिए प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट्स लगाओ, बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑक्सीजन, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो सराउंडिंग में से CO2 को लेते हैं और उसको O2 में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता ही है। तो जितने ज्यादा आप पेड़ लगाओगे तो वो CO2 को प्लांट्स उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे और उतना ही ज्यादा O2 का प्रोडक्शन करेंगे, विच इज गुड फॉर द हेल्थ, है ना। नेक्स्ट देखो, रिड्यूस प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का यूज आप कम करो, डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, यूज कॉटन क्लॉथ, पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स की बजाय क्लॉथ बैग यूज करो या फिर पेपर बैग का यूज करो, ठीक है, इंस्टेड, बिकॉज डंपिंग प्लास्टिक कैन लीड्स टू सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि जब आप प्लास्टिक को डंप करोगे, जब उसको डिस्कार्ड करोगे तो एक टाइम बाद में वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगी, ठीक है, एंड कैन प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस व्हेन इट इज बर्न्ड। अगर आपने उसको सॉइल में डंप कर दिया तो वो सॉइल पोल्यूशन करेगी, और अगर आपने उसको जला दिया तो वो एयर पोल्यूशन करेगी, बिकॉज प्लास्टिक जब बर्न होती है तो वो टॉक्सिक गैसेस का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कंट्रोल मेजर, अवॉइड मोर पेंटिंग, पेंटिंग वगैरह ज्यादा मत करो, क्योंकि पेंटिंग क्या करती है, टॉक्सिक फ्यूम्स का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बेकार हो सकता है। प्लास्टिक कंटेन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर टॉक्सिक केमिकल्स दैट पॉल्यूट द एयर, जो आपके पेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, ये केमिकल बेसिकली आपके पेंट्स के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो एयर को पॉल्यूटेड करते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ पे भी वो बैड इंपैक्ट दिखाते हैं, ठीक है, एंड पॉल्यूट द वाटर बॉडीज व्हेन डिस्कार्डेड इन दैम, अगर आप उनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्कार्ड कर दोगे तो उससे क्या होगा, वो बैड इंपैक्ट दिखाएंगे वाटर बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ पोल्यूशन, कि बहुत सारे जो एक्ट्स थे जो गवर्नमेंट ने निकाले थे और क्या रेगुलेशंस निकाले थे पोल्यूशन के लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका द वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। 1974 में गवर्नमेंट ने वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास किया था। उसके बाद दूसरा जो एक्ट है वो है आपका द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। फिर उसके बाद था द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर उसके बाद था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ठीक है। फिर उसके बाद था द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये मैंने आपको कुछ लिख के बताए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ ही हमने डिस्कस करे हैं। देखो इनमें से दो तीन हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट आपका आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसमें क्या था, दिस एक्ट वाज गिवन बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को दिया था। दिस एक्ट इंश्योर्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस एक्ट के अंदर फॉरेस्ट का बेसिकली कंजर्वेशन हो रहा था एंड देयर रिसोर्सेज, जितने भी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हो रहा था, ठीक है। ये जो एक्ट था उसका मेन एम क्या था, टू कंट्रोल द ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन। जो लोग पेड़ काट रहे थे वो उसको बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को बचाना है। ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के फॉरेस्ट है उसमें डिफॉरेस्टेशन जो चल रहा है उसको कंट्रोल कर देना, ठीक है। बिल्कुल बंद नहीं हो सकता पर कंट्रोल तो हो सकता है, तो कंट्रोल कर देना। उसके बाद टू स्टॉप ओवर ग्रेजिंग, जितने भी एनिमल्स वगैरह जो होते हैं लोग उनको ज्यादा चराते हैं, ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप करना। टू प्रिवेंट, फिर थर्ड है टू प्रिवेंट फॉरेस्ट लैंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। फॉरेस्ट लैंड को जो लोग एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हैं क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए, उसको रोकना, ठीक है। एंड अदर कमर्शियल पर्पसेस, जैसे कोई लोग बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं या किसी भी अदर कमर्शियल यूज के लिए लोग उसको यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट
1981। इसमें क्या था, दिस लॉ वाज पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया था टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑफ इंडिया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आ रहा मतलब एयर पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास करा था इसको, एयर पॉल्यूशन को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले यही एक्ट पास हुआ था, सबसे फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो इसके की फीचर्स क्या थे। एडवाइसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एयर पॉल्यूशन के बारे में बताना, एडवाइस करना और उससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में बताना कि क्या इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। दूसरा, रिसर्च अबाउट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि भाई एयर पॉल्यूशन के कारण क्या है और उससे क्या क्या असर पड़ सकता है उसको सर्च करना। स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप एयर पॉल्यूशन, और लोगों में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना ताकि लोग एयर पॉल्यूशन को नहीं फैलाए, उसके बारे में अवेयर हो जाए कि उससे क्या बुरे बुरे असर पड़ सकते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है वो है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट निकाला गया था। ठीक है, ये एक एक्ट था जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया था और ये फोर्स में कब आया था, 19 नवंबर 1986 में। ठीक है, 19 नवंबर 1986 में बेसिकली ये एक्ट चालू हो गया था प्रॉपरली, एंड दिस एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्स टू दी भोपाल गैस लीक। जो भोपाल गैस लीक हुई थी उसके रिस्पॉन्स में ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। इसका मेन एम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एनवायरमेंट को, और पॉल्यूशन की वजह से जो भी चीजें बुरी हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट लाना। ठीक है, फिर दिस एक्ट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, इससे जितने भी फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन थे वो सारे कवर हो रहे थे इस एक्ट के अंडर। इट प्रोहिबिट द यूज ऑफ हैजार्डियस मटेरियल अनलेस परमिशन इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट के अंदर जितने भी हैजार्डियस मटेरियल थे, जितने भी हार्मफुल मटेरियल थे, उनको यूज करने पे पाबंदी लगा दी गई थी, और अगर किसी को ऐसे मटेरियल्स यूज करने हैं तो उनको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ये चीज थी जो 1986 में चालू हुआ था। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का जो टॉपिक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।